काली और गोरी बहू की मेहंदी। सुनो, मेरे दोनों हाथों में भरी हुई मेहंदी लगाना और हाँ, दूल्हा दुल्हन वाला डिजाइन बना देना। आज मेरी मेहंदी का फंक्शन है, इसलिए तुम पूरा फोकस मेरे ही हाथों पर करना। ये कहकर अंजलि अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और मेहंदी वाली उसे मेहंदी लगाने लगती है। वहीं काजल, जो कि बहुत ही गरीब घर से होती है, वो अपनी मेहंदी की रस्म में अपने हाथों से ही मेहंदी लगाती है। और अगले दिन अंजलि और काजल की शादी अनुराधा के दोनों बेटे लविश और नितेश से हो जाती है। आओ आओ मेरी दोनों बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से अपना ही घर समझो। ऐसा बोलकर अनुराधा अपनी काली और गोरी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। तभी अनन्या कहती है, वाह अंजलि भाभी, आपके हाथों की मेहंदी के डिजाइन कितने खूबसूरत हैं। वो तो होंगे ही ननद जी। मैंने अपनी शादी में किसी सड़क छाप मेहंदी वाली को थोड़ी बुलाया था, महंगी मेहंदी वाली हायर की थी। अंजलि अपने मुंह से अपनी मेहंदी की तारीफ करते हुए काजल को उसकी गरीबी के ताने मारती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। जहां काजल को उदास देखकर नितेश कहता है, काजल जरा मुझे भी तो दिखाओ अपने हाथों की मेहंदी। हाँ, अरे वाह काजल, तुम्हारे हाथों में तो मेरे नाम की मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। नितेश जी, सचमुच में आपको मेरी मेहंदी पसंद आई? हाँ काजल, मुझे तुम्हारी मेहंदी और तुम्हारी सादगी दोनों पसंद है। भले तुम्हारा रंग सांवला है, मगर तुम बहुत ही प्यारी हो, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। काली होने के बाद भी अपने पति के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर काजल की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ सुहाग रात के पल गुजारते हैं। अगले दिन काजल सुबह उठकर घर का सारा काम करती है। माँ जी, घर की साफ सफाई और सारा काम हो गया है। अब बता दीजिए पहले रसोई में क्या बनाना है। अरे अंजलि बहू को आ जाने दे। इतने में अंजलि तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। अरे अंजलि बहू, हो गई तेरी लीपा पोती? तो चल काजल बहू के साथ किचन में जाकर अपनी पहली रसोई में मीठे में कुछ बना दे। मम्मी जी, ये पहली रसोई का टेंटरम आज ही करना जरूरी है क्या? मैं ये सब काम नहीं करना चाहती, वरना मेरे हाथों की मेहंदी छूट जाएगी। और वैसे भी मुझे किचन में आलस, पसीना और चक्कर आने के सिवा और कुछ भी नहीं आता है। अरे अंजलि बहू, तेरी मेहंदी कोई एशियन पेंट थोड़ी है जो सालों साल चलेगी। अरे आज नहीं तो कल ये मेहंदी छूटेगी ही। ओहो माँ, अगर अंजलि भाभी का मन नहीं है तो रहने दो ना, किचन के कामों के लिए काजल भाभी है ना। इस तरह से घर का पूरा काम बेचारी अकेली काजल पर पड़ जाता है और काजल घंटों तक गर्मी पसीने में सभी के लिए खाना बनाती है। मम्मी जी, ननन जी, अंजलि भाभी आइए, खाना खा लीजिए। फिर सभी खाना शुरू करते हैं। क्या बात है काजल भाभी, बेशक चेहरा काले कलूटे बैंगन जैसा है, मगर खाना तो स्वादिष्ट बना लेती हो। अपनी ननद को काजल के काले रंग की बेइज्जती करता हुआ देख गोरी घमंडी अंजलि बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं। सारा दिन पानी वाला काम करने की वजह से काजल के हाथों की मेहंदी 2 दिन में ही हल्की होकर छूट जाती है। इस पर अंजलि उसे बहुत चिढ़ाती है। ओहो, ये क्या काजल, तुम्हारे हाथों की मेहंदी तो 2 दिन भी नहीं टिक पाई। मुझे देखो, मेरे हाथों की मेहंदी अभी भी वैसी है। तुम्हारी जिंदगी तो किचन और घर के कामों में ही है। लगी रहो, तुम जैसी काली कलूटी यही डिजर्व करती है। अंजलि ना सिर्फ काजल को बुरा भला बोलती है, बल्कि अक्सर अपनी सास और ननद को भी उसके खिलाफ भड़काती है। अब ढलते समय के साथ सावन शुरू हो जाता है, जिसे देखकर अंजलि अपने सास से फिर से मेहंदी लगाने की फरमाइश करती है। हैप्पी सावन मम्मी जी, तुझे भी सावन बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी बहू। मम्मी जी, मुझे ना 5,000 रुपए दे दीजिए, मुझे पार्लर जाना है मेहंदी लगवाने। शादी के बाद ये ससुराल में मेरा पहला सावन है और मैं किसी भी तरह से मेहंदी लगवाना मिस नहीं करना चाहती। क्यों नहीं मेरी प्यारी बहू, ये ले पैसे और अपने हाथों में मेरे बेटे के नाम की प्यारी सी मेहंदी लगाना। ये बोलकर अनुराधा अपनी गोरी बहू को मेहंदी लगवाने के लिए एक पल में ही 5,000 रुपए दे देती है, जिसके बाद अंजलि पर्स टांग कर पार्लर चली जाती है और काजल कहती है, माँ जी, शादी के बाद ससुराल में मेरा भी ये पहला सावन है और मुझे भी मेहंदी लगवाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे भी थोड़े से पैसे दे देती तो मैं भी मेहंदी लगवा लेती। क्यों री मेरी काली बहू, तू हर वक्त मेरी गोरी अंजलि बहू की देखा देखी क्यों करती रहती है? तेरे इन काले कोयले जैसे हाथों पर मेहंदी जरा भी नहीं जचती, तो फिर क्यों मैं तुझ पर पैसे लुटाऊं? इस तरह से अनुराधा अपनी काली बहू की मेहंदी लगवाने की बात पर कंजूसी करते हुए उसे साफ साफ मना कर देती है। उसी शाम काजल सब्जी खरीदने बाजार जाती है, जहां उसे चौक पर बैठी हुई लड़की औरत को मेहंदी लगाते हुए दिखाई देती है। ये मेहंदी वाली कितनी सुंदर डिजाइन बना रही है, मेरा भी मन था,
कि मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाऊं, मगर शायद ये सावन मुझ बदकिस्मत काली बहू के लिए ये खुशियां नहीं लाया। ऐसा बोलकर बेचारी काली बहू आगे बढ़ने लगती है। तभी मेहंदी वाली लड़की उसे कहती है, आओ दीदी, पहले सावन की मेहंदी लगवा लो। माफ करना बहन, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मेहंदी लगवा सकूं। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझे पैसे मत देना। और वैसे भी सुहागन को सावन में मेहंदी जरूर लगाना चाहिए। सुहागन को सावन में अपनी हथेलियां सूनी नहीं रखनी चाहिए। ये बोलकर वो मेहंदी वाली काजल को भारी हाथ की मेहंदी लगा देती है। अपने हाथों की मेहंदी देखकर काजल बहुत खुश होती है और घर चली आती है। क्यों री नाश पीटी, करम जली बाजार में जाकर जम गई थी। मैंने तुझे बाजार में सब्जी लाने को भेजा था, कहाँ है सब्जी? माँ जी, मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई है, इसलिए मैं सब्जी नहीं ला सकी। अच्छा, तो तूने सब्जी लाने के पैसे मेहंदी लगाने पर खर्च कर दिए। आज तो तेरी खैर नहीं। ऐसा बोलकर अनुराधा बेचारी काजल को उसका हाथ पकड़कर बड़ी ही बेरहमी से खींचकर किचन में ले जाकर उसके हाथों की मेहंदी को धो देती है। माँ जी, ये क्या, आपने मेरी मेहंदी धो दी? शुक्र मना, आज तो सिर्फ तेरी मेहंदी धोई है। अगली बार मेहंदी लगाई तो खौलते पानी में तेरे दोनों हाथ डाल दूंगी। चल जल्दी जल्दी बर्तन मांज। अपने हाथों की बिगड़ी हुई मेहंदी और अपनी बुरी किस्मत को सोचकर काजल बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब समय के साथ अनन्या की शादी तय हो जाती है। अनन्या, तुम्हारी मेहंदी फंक्शन के लिए मैंने अपनी मेहंदी वाली को बुक कर लिया है। देखना, ऐसी मेहंदी लगाएगी तुम्हें कि सब देखते रह जाएंगे। थैंक यू सो मच भाभी। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है। उस दिन काजल सुबह से ही कामों में लग जाती है और वहीं अनन्या और अंजलि सिर्फ सजने संवरने में लगी रहती है। इतने में मेहंदी वाली भी आकर अनन्या को मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। उस शादी के घर में सभी के हाथों पर मेहंदी लगी होती है, मगर काजल की हथेलियां सुहागन होते हुए भी अभी सूनी होती है, क्योंकि उसे कामों से फुर्सत ही नहीं मिली थी। मेहंदी वाली के जाने के बाद अनन्या कहती है, अंजलि भाभी, प्लीज मेरे हाथों की मेहंदी की अच्छी अच्छी पिक क्लिक कर दो, मुझे स्नैपचैट पर अपलोड करनी है। वाई नॉट ननन जी, हाथ दिखाओ। अचानक ही अनन्या को हाथों में बहुत खुजली होने लगती है, जिससे उसकी पूरी मेहंदी बिगड़ जाती है। मेरा हाथ, मुझे बहुत खुजली और जलन हो रही है। अपने ननद को ऐसे दर्द में देखकर काजल भागती हुई वहां आती है। लाइए ननद जी, मुझे दिखाइए। अरे ननद जी, उस मेहंदी वाली ने तो आपको केमिकल वाली मेहंदी लगा दी है। मैं अभी आई। काजल जल्दी से अपनी ननद के हाथों पर हल्दी चंदन का लेप लगाती है, जिससे सुबह तक अनन्या का हाथ ठीक हो जाता है। ननद जी, अब आपका हाथ कैसा है? काजल भाभी, मेरा हाथ तो ठीक है, मगर मेरी मेहंदी खराब हो गई। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों में मेहंदी नहीं। आप चिंता मत करो ननद जी, आपकी भाभी पर भरोसा रखो। आपकी शादी मेहंदी वाले हाथों के साथ ही होगी। ऐसा बोलकर काजल कुछ ही मिनटों में अपनी ननद को सील पर पीसी हुई मेहंदी से बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लगा देती है और थोड़ी ही देर में मेहंदी सूख जाने पर काजल की हथेलियां बहुत ही सुंदर लगती है। थैंक यू सो मच काजल भाभी, इस खूबसूरत मेहंदी के लिए। मगर आपकी हथेलियां तो अभी सूनी है, मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ। ये बोलकर अनन्या अपनी भाभी को मेहंदी लगाती है और तभी अनुराधा कमरे में आ जाती है। काजल बहू, अपनी सास को माफ कर दे। अगर आज तू नहीं होती तो बेटी के हथेलियां सूनी रह जाती। काजल, मुझे भी माफ कर देना। मैं हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक बनाती रही, मगर तुम बहुत अच्छी हो। मगर मैं उस ठगी मेहंदी वाली को छोड़ूंगी नहीं। एक तो उसने केमिकल वाली मेहंदी भी लगा दी और ज्यादा पैसे भी ले गई, मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अंजलि के इस कहे पर काजल मुस्कुरा देती है। अब अंजलि और काजल खुशी खुशी एक साथ बहन बनकर रहने लगती है। रेखा अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी वर्षा की उम्र अभी बस 12 बरस थी और सबसे छोटी बेटी तो अभी गोद में ही थी। रेखा की जिंदगी 5 बेटियों के साथ काफी कष्ट भरी थी, क्योंकि 5वीं बेटी के पैदा होते ही उसका पति दुनिया को अलविदा कह गया था। अरे बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ। रेखा अमीर घराने में मेड का काम करती थी। इसी काम को करके वो अपना घर चलाती थी। माँ, आप मेघा को ना मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल लूंगी। आप आराम से काम पर चली जाइए। तेरा शुक्रिया मेरी गुड़िया, मैं जल्दी ही काम से लौटने की कोशिश करूंगी। रेखा ऐसे बोलकर काम पर जाने को निकल गई, क्योंकि वो अपनी सबसे छोटी बेटी को घर पर ही छोड़कर आई थी, तो वो सभी कामों को जल्दी जल्दी खत्म करने लगी। अरे रेखा, ये तू किस तरह से काम कर रही है? कुछ भी सही से साफ नहीं किया है तूने। वो मालकिन। अरे क्या मालकिन, पागल समझा हुआ है क्या तूने?
अरे हमसे तो तू अपना 1 रुपया भी कम नहीं लेती है और काम करती है बिल्कुल 3rd क्लास। ऐसा नहीं है मालकिन, मैंने अच्छे से साफ किया था। हाँ, तू सिर्फ एक काम सही करती है और वो है सफाइयां देना। अरे जैसे जबान चलाती उसी तरह हाथ पांव भी चला लिया कर। रेखा अपनी मालकिन के आगे चुप हो गई। उसकी मालकिन बहुत ज्यादा खड़ूस थी। उस औरत ने रेखा को खूब सुनाया। अरे तू तो आए दिन मेरे खून का पानी बनाती रहती है, मुझे तेरे जैसी काम वाली नहीं चाहिए, निकल जा मेरे घर से। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए मालकिन, मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं। अरे तेरी बच्चियों का क्या, मैंने ठेका उठाया हुआ है, जा दफा हो यहाँ से। मालकिन बस एक मौका दे दो, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रेखा दफा हो जा यहाँ से, वरना मुझे तुझे धक्के मारकर घर से बाहर करने में समय नहीं लगेगा, चल निकल। बेचारी रेखा आंखों में पानी लिए उस खड़ूस औरत के घर से बाहर आ गई। वो खुद को बिल्कुल टूटा और उलझा हुआ महसूस कर रही थी। एक गरीब माँ अपनी 5 बेटियों के साथ कैसे गुजारा करती, बस यही चिंता उसे अंदर से खाए जा रही थी। हे माँ, मेरी क्या गलती है जो आप मेरे इतने इम्तिहान ले रही हो। मेरी बच्चियां भूखी प्यासी घर में मेरा इंतजार कर रही हैं। अब मैं किस मुंह से वहां जाऊं, उन्हें क्या खिलाऊं। बेचारी रेखा ऐसे बोलकर रोने लगी। उसने बहुत जगह से काम मांगा, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। आखिर में निराश होकर रेखा अपने घर पहुंच गई। माँ, आप आ गई? छोटी कब से आपकी वजह से रो रही थी। क्या हुआ माँ, आप रो रही हो? नहीं तो मैं भला क्यों रोऊंगी? आप चाहे कितना ही क्यों ना छुपा लो, लेकिन आपकी आंखें बता रही हैं कि आप निराश हो। चलो जल्दी बताओ कि बात क्या है। अपनी बेटियों का चेहरा देखकर रेखा को और भी जोरों से रोना आ गया और उसने उन चारों को अपने सीने से लगा लिया। तुम चिंता मत करो मेरी बच्चियों, तुम्हारी माँ तुम्हें कभी भी भूखा नहीं सोने देगी। रेखा ने अपनी बच्चियों को काम से निकाले जाने की बात बता दी। आप निराश मत हो माँ, भगवान जी कोई ना कोई रास्ता खोल ही देंगे। न जाने ये भगवान कब रास्ता खोलेंगे। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता है मेरी बच्चियों। अगर कभी तुम्हें भूखा सोना पड़ा तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अब आप रोना बंद करो, मैं और विशाखा दीदी जंगल से कुछ खाने के लिए ले आते हैं। नहीं, इस समय जंगल जाना सुरक्षित नहीं, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जंगल चली जाऊंगी। रेखा बस जंगल जाने ही वाली थी कि तभी बाहर कुछ चीज बेचने वाला आया। गर्मा गर्म बांस का हलवा ले लो, गर्मा गर्म बांस का हलवा ले लो, बिल्कुल ताजी और मीठा मीठा। उसकी बात सुनकर पांचों माँ बेटी चौंक गई। लेकिन उसकी बात सुनकर रेखा को एक आइडिया आ गया। माँ, क्या बांस कोई खाने की चीज है? हाँ बेटा, जब मैं छोटी थी तो अपनी माँ से बांस के पकौड़े बनवाया करती थी। चलो आज मैं तुम्हें वही खिलाऊंगी। वैसे भी हमारे घर से बाहर एक पूरा बांस का ही जंगल है, पता नहीं मुझे ये पहले क्यों नहीं सूझा। रेखा अपने घर के पास वाले जंगल से कुछ ताजे बांस ले आई और उनके पकौड़े बना दिए। पकौड़े खाते ही सबका मूड फ्रेश हो गया और तभी उसकी बेटी विशाखा बोली, माँ कैसा हो अगर हम यही पकौड़े बनाकर बेचे तो? अरे वाह विशाखा, आज तो तूने बहुत ही समझदारी की बात की है, हम ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या था, अगली सुबह सभी माँ बेटी काम में लग गई। साक्षी, तुम जंगल से ताजे बांस ले आओ। विशाखा, तब तक तुम बचे हुए बांस को अच्छे से काट कर छील दो। और कोमल, तुम मेरे साथ पकौड़े बेचने की तैयारी में मदद करना। और वर्षा, तुम मुन्नी को संभालो। रेखा ने सभी को काम पर लगा दिया। पांचों बेटियां मेहनत से अपना काम करने लगी। साक्षी जंगल से ताजे ताजे बांस लेकर आ रही थी तो वहीं विशाखा उसे अच्छे से छील कर काट रही थी और कोमल पकौड़े बनाने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। और ऐसे ही करते करते सभी पकौड़े तैयार हो गए। सभी के साथ से काम कितना आसान हो गया। चलो कोमल, अब हम इन्हें बाजार में बेचने चलते हैं। रेखा बाजार में अपने बांस के पकौड़े बेचने निकल गई। किसी ने इतनी अजब सी चीज का नाम कभी नहीं सुना था, इसीलिए लोग आकर्षित होकर उसके छोटे से ठेले पर आने लगे। अरे बहन, ये किस तरह के पकौड़े हैं? हमें भी तो खिलाओ। ये बांस के पकौड़े हैं। उस आदमी को वो पकौड़े खाकर मजा आ गया और वो तारीफों के पुल बांधता हुआ वहां से लौट आया। इसी तरह सुबह से शाम तक बहुत सारे ग्राहक आए और पकौड़े खाकर चले गए। भगवान की कृपा से आज पहले ही दिन बहुत अच्छी कमाई हो गई। आज तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगी। रेखा ने उस दिन अपनी बेटियों को अच्छा खाना खिलाया। अरे वाह, बांस के पकौड़े तो बढ़िया हैं, इनकी वजह से हमें कितना अच्छा खाना मिल रहा है। सही कहा मेरी छुटकी।
फिर क्या था, रेखा ने रोज ऐसे ही करना शुरू कर दिया। वो पांचों बेटियां सुबह ही लग मिलकर बांस के पकौड़ों को तैयार कर लेती थी और सवेरे ही रेखा उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल जाती थी। और अब तो रेखा के ये अजीब गरीब के बांस पकौड़े पूरे बाजार में मशहूर हो चुके थे। अरे बहन, जरा मुझे एक फुल प्लेट बांस के पकौड़ों की दो। पता है, तुम्हारे ये फेमस और अजीब पकौड़े खाने के लिए मैं दूसरे शहर से सफर करके आई हूँ। ऐसा क्या? अभी लाती हूँ। रेखा अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ती देख बहुत ज्यादा खुश थी। जो कोई भी एक बार उसके हाथ के पकौड़े खा लेता वही उनका दीवाना हो जाता। और ऐसे ही देखते देखते रेखा के बांस के पकौड़े पूरे शहर में मशहूर हो गए और रेखा का काम चल निकला। लोग दूसरे शहरों से भी उन्हें खाने के लिए आते थे। अब उसके दिन पूरी तरह बदल चुके थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।